नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसके चर्चे पूरे देश भर में चल रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो वैसे तो एक डांस पार्टी का है, लेकिन इस वीडियो में जो है नाच गाना करने वाले, दारू पार्टी करने वाले, ठुमके लगाने वाले जो लोग हैं वो आम लोग नहीं हैं। इसमें एक जो है वो है डी गैंग का, दाऊद गैंग का शार्प शूटर जिसका नाम है सलीम कुत्ता, और एक जो दूसरे आपको इस वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और दूसरा नाम है शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के एक महानगर पालिका के अध्यक्ष। ये दोनों जो है इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं नाचते कूदते और पार्टी करते हुए। पहले मैं आपको एक बार ये वीडियो दिखाता हूं। पिंटू वीडियो दिखाओ। ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, जिसे जो गुलदस्ता दे रहा है वो है उद्धव बाला साहब ठाकरे का, नेता उस पार्टी का, और जिसे गुलदस्ता दिया जा रहा है वो है दाऊद गैंग का शार्प शूटर, उसका नाम है सलीम कुत्ता। ये आरोपी है जो है सेना भवन को उड़ाने की, इसने साजिश रची थी, सेना भवन को ये उड़ाना चाहता था। इसी मामले पर जो है आज ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी मौजूद हैं, उनके साथ इस मामले पर पूरी चर्चा करेंगे। पहले हमारे मेहमान हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी, और दूसरे हमारे मेहमान हैं राज शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। पंकज सर, ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है, इसमें एक शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के एक नेता हैं और दूसरा है दाऊद गैंग के जो शार्प शूटर है सलीम कुत्ता। क्या आज भी जो है दाऊद गैंग की जड़ें मुंबई में जो हैं जमी हुई हैं? देखिए, पहले तो मैं ये जो वीडियो जारी हुआ और जो फोटोग्राफ जारी हुआ उसका मैं कुछ बैकग्राउंडर दे दूं कि वो है क्या जी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के एक नेता है, नाम है सुधाकर बड़गुजर जी, और वो उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी नेता है। जब पूरी पार्टी टूटी तो एकनाथ शिंदे के साथ बाकी सारे लोग चले गए, जो चंद विधायक और कुछ नेता जो बच गए थे उनमें थे ये सुधाकर बड़गुजर। ये नासिक जो शहर है वहां के ये पालक मंत्री बनाए गए थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब। इसका मतलब यह है कि ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। ये जब किसी जिले का पालक मंत्री बनाते हैं ना महाराष्ट्र में, तो इसका मतलब कि वो आप हाई बड़े बड़े नेता हैं। वो समझिए कि उस जिले का वो एक मंत्री की तरह हो गया। अब दूसरा जो शख्स है जिसका नाम आपने सलीम कुत्ता बताया जी, वो भी कोई छोटा मोटा उग्रवादी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा कोई दाऊद गैंग का कोई एक छोटा सा गैंगस्टर है जो किसी मर्डर में फंसा है। जो ये सलीम कुत्ता है 1993 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था और कई जगहों पे, चाहे वो शेयर बाजार जो था बीएसएस सूचकांक, उस बिल्डिंग में जो सिनेमा हॉल था वहां पे प्लाजा सिनेमा हॉल था, शिवसेना भवन था, वहां सब जगह बम रखे गए थे और सैकड़ों लोग मारे गए थे। बाला साहब ठाकरे भाग गया था और ये जो सलीम कुत्ता है वो इतना खतरनाक है कि इसका जो सरनेम नहीं है वो कुत्ता, इसकी हरकतों की वजह से जब आप मुंबई गैंगस्टर्स में जाएंगे ना तो कुछ ऐसे हरकतें जो करते हैं कि जैसे नाम रहेगा अकबर चमड़ी, सलीम कुत्ता, इस तरह का नाम वो दाऊद गैंग में रखे जाते हैं। तो ये इतना कमीना है, इसकी वजह से इसका ये नाम दिया गया है गैंग के लोगों के द्वारा। कहा जाता है इनके गैंग में भी ये बिल्कुल कुत्ते जैसी हरकतें थी, इसलिए इसका नाम सलीम कुत्ता रख दिया। ये मुंबई बम ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, इसे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है जी, और ये पैरोल पे रिहा हुआ था। आज जब पैरोल पे रिहा हुआ तो जिस दिन वो जेल जाने वाला था दोबारा, उसके ठीक एक रात पहले का ये वीडियो है। कल सुबह उसे वापस जेल जाना है और शाम को वो वीडियो में पार्टी कर रहा है। कहा यह जा रहा है, जो आरोप लगाया है नीतीश राणे ने कि ये पार्टी पूरी तरह ऑर्गेनाइज किया गया था सुधाकर बड़गुजर के द्वारा, जो कि उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता हैं, उनके द्वारा, और उस पार्टी में ये चीफ गेस्ट था। ये जो सलीम कुत्ता है वो चीफ गेस्ट है, वो ऐसा नहीं कि कोई भी आके ऐसे डांस करने लगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि एक है मुंबई का सबसे बड़ा उग्रवादी और एक है उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी नेता। उद्धव ठाकरे का सबसे करीबी नेता, सबसे बड़े जो गैंगस्टर जो उग्रवादी है जिसने बम से पूरे मुंबई को तहस नहस कर दिया,
उसकी शान में पार्टी रख रहा है और गाने बज रहे हैं, मैं हूं डॉन, मैं हूं डॉन। आप समझिए कि वो कितनी खतरनाक परिस्थिति है। और ऐसा नहीं है कि ये जो पहली बार ऐसा डी गैंग के साथ मुंबई या महाराष्ट्र के नेताओं के जो संबंध है वो सामने आए हैं। कई बार इससे पहले भी वहां के जो गृह मंत्री थे उनके बारे में कई तरह के आरोप लगे हैं। उन सारे आरोपों पर मैं जाऊंगा तो बहुत लंबा ये हो जाएगा जी। तो जो उद्धव ठाकरे की सरकार चल रही थी, एनसीपी कोटे के वो गृह मंत्री थे। सोचिए, आरोप तो कई हैं। आरोप तो ये लगा कि एनसीपी के कुछ नेताओं ने संरक्षण दिया था उस समय 90s में जब ये दाऊद गैंग को, तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बेहद खतरनाक स्थिति है कि जिस महाराष्ट्र में 2 दिन पहले एक पूरा का पूरा गांव आईएसआईएस के राजधानी के रूप में निकला जी। और जो पड़घा बोरीवली गांव है जहां पे 400 फौज बुलानी पड़ी छापेमारी के लिए जी। उसी महाराष्ट्र में उसकी राजधानी में इतने बड़े टेररिस्ट के जेल जाने वाला है, उसके एक दिन पहले उसके वेलकम में पार्टी रखी जाती है। और किसके द्वारा रखी जाती है? जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के जो सबसे नजदीकी आदमी है उनके द्वारा। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं जो है नाना पटोले ने जो आरोप लगाए हैं वो भी दर्शकों को एक बार सुनवा देना चाहता हूं। जो है आप फुल फ्रेम वो वीडियो दिखाइए जिसमें नाना पटोले आज विधानसभा में 93 बॉम्ब ब्लास्ट का जो प्रमुख आरोपी है दाऊद इब्राहिम, उसका करीबी सलीम कुत्ता जो लाइफ जन्म टेप में लाइफ उसको सजा लगी है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट लगी है। और जब भी वो पेरोल पे था, पेरोल के खत्म होने के आखिरी दिन पे उसने एक पार्टी की और वो पार्टी में उसके साथ उद्धव ठाकरे के शिवसेना का, उभाटा के शिवसेना का नासिक महानगर प्रमुख सुधाकर बड़गुजर, ये उसके साथ उन्होंने पार्टी की। जो ये फोटोग्राफ में दिख रहा है उस पार्टी के वीडियो भी मेरे पास है। वीडियो में गाने गाए जा रहे हैं, नाचा जा रहा है, दारू की पार्टी चालू है। तो ये सारे का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ऐसी मांग मैंने और नासिक के गार्डियन मिनिस्टर हमारे दादा भूसे जी है, हमारे आशीष शेलार जी है और हमारे। तो ये नाना पटोले ने आरोप लगाए हैं कि उनके पास जो है उस पार्टी के तमाम वीडियोस हैं। और ये जो बात जो है देवेंद्र फडणवीस के पास भी पहुंची और देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में जो है एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। राज शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे है, आप जो है उद्धव ठाकरे के साथ महाविकास आघाड़ी में महाराष्ट्र में गठबंधन में रहे, लेकिन जी एक सेकंड, मैं सिर्फ एक सुधार करना चाहता हूं। ये नीतीश राणे थे, नाना पटोले नहीं थे। ये नारायण राणे के बेटे हैं। जी जी जी, नीतीश राणे थे ये, बस जी जी। माफी चाहूंगा, नीतीश राणे ने जो आरोप लगाए हैं। लेकिन आप महाराष्ट्र में जो है महाविकास आघाड़ी बनाकर जो है उद्धव ठाकरे के साथ आपने सरकार चलाई है, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद आज जो है कांग्रेसी नेता की कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं आई है। अभिषेक भाई, इसमें प्रतिक्रिया देने का क्या मतलब है? नहीं, मैं सब 2 बातें कहूंगा। नेता पार्टी कर रहे हैं। सुनिए। अच्छा, जब आप मुझे बोलने दे तो फिर मुझे ही बोलने देना, फिर मुझे कहना चुप हो जाए, फिर आप दे जी। मैं कह रहा हूं, पहले तो जो भी नेता होते हैं उनका एक सार्वजनिक जीवन होता है, उन्हें ऐसे कृत्य से बचना चाहिए कि जो गलत छवि जिनकी है उनके संग बैठना भी नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए। और एक और बात है, ये शराब पीना, डांस करना, ये जो सार्वजनिक रूप से नेता हैं और एक पब्लिक फिगर है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से भी और मेरी पार्टी भी इसका विरोध करती। ये तो हो गई बात अब मेरे और मेरी पार्टी की सोच की। अब दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि अगर जैसे कि अब ये राणे साहब के बेटे ये फोटो दिखा रहे थे, पैरोल उन्हें मिली, जज साहब ने दी। क्या राणे साहब या फडणवीस साहब ये बताएंगे कि ये इतने खतरनाक आदमी जिसका नाम कुत्ता पड़ गया, तो अगर उसको पैरोल मिली तो कोई तो जैक होगी, कोई तो पकड़ होगी उसके। ये लगाएं पता कि पैरोल दिलाने के पीछे कौन नेता है। और अगर नेता लोग संविधान से खेलकर और अदालतों में एक प्रभाव डालकर ऐसे उग्रवादी को पैरोल दिला रहे हैं, तो उन नेता का भी पता चलना चाहिए। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि नहीं पता चलना चाहिए। अब आपने कहा महाविकास आघाड़ी जी, मैं और आप बात कर रहे, कल को मैं मर्डर करता हूं, आपको क्या कर लोगे? आप बताइए, क्या कुछ कर लेंगे? अब आ जाइए फिर तीसरी बात, अभी बीजेपी के होते तो मैं सच बात कहता, अगर फोटो को ही
अगर फोटो को मैं देखे, मैं पहले कह चुका, सार्वजनिक रूप से जैसे मैं भी हूं, तो अगर मैं भी गलत लोगों के संग बैठना पसंद नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूं। कोई फोटो, आजकल फोटोएं बहुत खींच रही है, मैं इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर फोटो की बात की जाए तो बहुतों की फोटो है, फिर मैं नाम लेने लगूंगा तो बहुतों की फोटोएं देश के गद्दारों की संग है, लेकिन उसके लिए भी तो क्वेश्चन उठना चाहिए, वहां भी तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। आपने मेरी पार्टी और मेरे गठबंधन के लिए तो कह दिया कि 2 और 2 into 2 3 है, मगर औरों के लिए भी तो कहो कि 2 into 2 फिर 3 है, उनके लिए 2 into 2 4 है, तो मेरे लिए भी 2 into 2 4 है। औरों की फोटो भी तो है। मैं फिर अगर बीजेपी के प्रवक्ता होते तो मैं कहता भी, फिर नाम लेता और बताता फोटो कहां कहां थे। अगर फोटो ही निकलने से, अगर मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये अच्छे काम तो नहीं है, क्योंकि आप सार्वजनिक नेता हैं, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। हम भी नेतागिरी करते हैं, हम आज से 20 साल पहले अलग थे, आज अलग। हम सार्वजनिक रूप से, क्योंकि शाहरुख खान अगर सिगरेट पीता है तो लोग पीने लगेंगे, उसके फॉलोअर है, तभी कोर्ट ने कहा भाई आप तंबाकू का नहीं करेंगे। लेकिन आप और भी तो बताइए ना, कि आप अगर उसमें कांग्रेस को बदनाम कर दो, उद्धव जी को बदनाम कर दो, क्या वो उद्धव जी से पूछ के गया? मैं तो नहीं मानता। आप बात करिए वो, अरे भाई नेता तो बात की सुनिए ना। मैं आज मर्डर कर, सार्वजनिक, अच्छा मैं आज मर्डर कर दूं, आतंकवादी के साथ जाके नहीं, जाम छलका, एक और मेरी नहीं तो एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। गांव में 20 किलोमीटर दूर मर्डर हो जाए, दरोगा जी को ख्वाब आया क्या? दरोगा जी की गलती कब है? जब दरोगा जी समय पे पहुंचे ना, एक्शन ना ले, गिरफ्तारी ना करे, तभी तो गलत है ना। अरे अभी फोटो आया ना, क्या उद्धव जी ने बोला नहीं अच्छी बात है? कहा ये मुझे बताइए, आप उद्धव जी ने बोला? आप उसे पूछिए ना, यहीं पे फोन लगा के पूछिए वो क्या कहते हैं, आप लगाइए। मगर आप अपनी हमारी बातों को अपने हिसाब से भट डालेंगे तो गलत बात। आप ये नहीं कह सकते कि उद्धव जी ने उसे कहा कि तू पार्टी दे दे। मैं कह रहा हूं, फिर मैं कह रहा हूं, देखिए हर चौथे शब्द मेरा कह रहा है, ऐसे सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्ति को ऐसे लोगों से मिलना नहीं चाहिए, चाहे वो सगा भाई भी हो। कहते हैं ना ब्लड रिकॉल्स ब्लड, लेकिन फिर भी एक दूरियां होनी चाहिए, ये संदेश गलत ना जाए। आप गलत हो ठीक है, मगर गलत संदेश चले गए तो दिक्कत। पंकज जी, राज शर्मा मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए अगर उनके नेता ने ऐसा कुछ किया है तो इसमें पार्टी किसी तरीके से गलत नहीं है और पार्टी की कोई भूमिका नहीं है इसमें। नहीं, दो चीज की, एक तो कि कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है, बिल्कुल प्रतिक्रिया दी है। इसमें भाई जगताप हैं, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, भाई जगताप वहां हैं। उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा है कि जैसे राज शर्मा जी ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने कहा कि एक फोटोग्राफ्स या वीडियो के जरिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि आजकल मॉर्फ का जमाना है। वो वीडियो सच्चा है भी या नहीं, या फोटोग्राफ जो लिए गए वो सही है भी नहीं, पहले तो उनकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात कि महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी गठन की घोषणा कर दी है और एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। उनकी पत्नी जो सुधाकर बडगुजर है, उनकी पत्नी जो हर्षा बडगुजर हैं, वो भी नेता हैं, उनका भी बयान आया है, वो कांग्रेस की नेता है। उनका कहना है, दिखाऊंगा उनका बयान भी। जी हर्षा बडगुजर जो हैं, उन्होंने कहा कि ये क्लिप झूठी है, किसी ने इस क्लिप के साथ छेड़छाड़ किया है, डांस अलग है जो बता रहे हैं कि, और वहां पे दिखाया जो सलीम कुत्ता को है वो अलग दिखाया गया है। जो गुलदस्ता वाला बात है उसमें भी उन्होंने कहा कि वो किसी और को गुलदस्ता दे रहे हैं किसी और दूसरे मौके पे। तो ये तो जांच का विषय है कि ये है सही या नहीं सही है। लेकिन दूसरी एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं कि बार बार इस तरह के आरोप इंडिया गठबंधन के जो नेता है उन्हीं पर क्यों लगता है। देखिए अब ये सुधाकर बडगुजर पर एक आरोप लगाया, नीतीश राणे ने लगाया, एक और आरोप लगा है वो कांग्रेस पे लगा है, वो राज शर्मा जी बेहतर बता सकते हैं। एक असीम सरोदे एक वकील हैं, असीम सरोदे हैं महाराष्ट्र के। अब असीम सरोदे साहब को आप देखिएगा तो जब भी उनका यूट्यूब वगैरह प्रोफाइल जब भी उनका ढूंढिएगा तो वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में घूम रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा का प्रमोशन का वो वीडियो भी बना रहे हैं, वो प्रेजेंटर भी हैं उस वीडियो में। आज असीम सरोदे साहब ने कहा है कि जो पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ, जो अमोल शिंदे है उसका केस मैं लड़ रहा हूं। अब बताइए कि बार बार ऐसे जो देश विरोधी कृत्य हैं उसके समर्थन में ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग क्यों देखते हैं। मैं कम से कम 1 दर्जन ऐसे वारदात बता सकता हूं, घटनाएं बता सकता हूं कि जब लगेगा कि ये उस तरह के लोगों के साथ खड़े हैं, ये लोग जो कि देश के खिलाफ हैं,
जैसे मैंने बताया, अभी तो सबसे ताजा मामला यही है कि जो स्मोक बम से जो अटैक हुआ पार्लियामेंट के अंदर, अब वो आरोपी का केस राहुल गांधी के करीबी वकील लड़ेंगे, असीम सरोदे साहब लड़ेंगे। अब जब ये जो मुंबई ब्लास्ट का जो आरोपी होगा उसके साथ दिखेंगे तो उद्धव ठाकरे गुट के नेता दिखेंगे। ये ऐसा क्यों होता है राज शर्मा साहब? देखिए, आप आर्मी में रहे हैं, देशभक्त आदमी हैं। अभी कुछ महीने पहले जो है याकूब मेमन की जो कब्र थी उसे मजार बना दिया गया, टाइल्स लगा दी गई, लाइटें लगा दी गई, फूल चढ़ा दिए गए। कौन लोग थे वो? कौन लोग थे? नहीं, उनके समर्थन में कौन है? अच्छा बताइए, वो नीलम आजाद के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा आ जाता है और संयुक्त किसान मोर्चा का अंत में समर्थन करने लगता है आम आदमी पार्टी या प्रशांत भूषण समर्थन करते हैं। तो सर ये लिंक देखिए, जनता बिल्कुल न्यूट्रल होती है। आप एक तस्वीर पेश कर रहे हैं कि जो फलाना 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 आदमी ने कुछ गलत काम किया है और हम या तो उसके समर्थन में खड़े या उसको लीगल हेल्प मुहैया करा रहे हैं या उस इकोसिस्टम हमारा पूरा है जो उसको बचाने में लगे हैं। तो ये छवि, यही छवि कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान कर रही है। मुझे पता है कांग्रेस में राष्ट्रभक्त लोग हैं, देशभक्त लोग हैं। इंदिरा गांधी की पार्टी कभी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकती, लेकिन सवाल यही उठता है कि आज वो इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस है भी या नहीं है? कहीं इटली वाली कांग्रेस तो नहीं हो गई है? राज शर्मा जी। नीरज भाई, मैं पंकज भाई मैं एक बात कह देता हूं। आपने ये बात अच्छी कही, जो असीम है वो केस लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, आपकी अपनी सोच है, ठीक है, मैं अभी इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा। लेकिन मैं एक चीज बात विनम्र तरीके से कह सकता हूं कि राम जेठमलानी साहब ने शायद इंदिरा गांधी के कातिलों का केस लड़ा था, शायद। हाँ, आपको पता ही है, ये शायद भी हट जाना चाहिए, कायदे की बात तो ये है। हाँ, बिल्कुल तो लड़ाई उसे भारतीय जनता पार्टी, उसे और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा सदस्य बनाया। तो मैं सोचता हूं थोड़ी सी बात समय में हुआ है। इंदिरा गांधी का समय में जो केस लड़ा था उस समय नहीं, बाद में, बहुत बाद में बनाया था। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए भाई साहब, मैं चोर आज था, कल भी चोर रहूंगा, छोड़ दूं चोरी तो क्या फर्क पड़ता है। आप ये बात आप थोड़ा सा ये तो कह दीजिए, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस में ये ऐसा क्यों होता है, तो आप इतना तो कह ही सकते हैं कि बीजेपी ने ऐसा गलत किया, बीजेपी को नहीं करना था। जैसे मैं कहता हूं, एक बार हर डिबेट में कहता हूं कि आप 9.5 साल का भारतीय जनता पार्टी हिसाब से ये ना बताए कि हमने 2009 में 2012 में क्या गलती करी थी। अरे देश की जनता को लगा होगा हमने गलत कर दिया कुछ। 100, मैं फिर कह रहा हूं 100% कोई सरकार गलत नहीं करती, 100% सही नहीं करती। आपको चुन लिया, आपको इसलिए तो नहीं चुना कि आपका और राज शर्मा गलत थे, मनमोहन सिंह रेनकोट पहनते थे, इसके लिए नहीं चुना। सरकार इसलिए चुनी थी भारतीय जनता पार्टी की कि देश की जनता को लगा कि ये कुछ अच्छा कर देगी। मैं फिर दोबारा इसी चीज में आता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को, जो मुझे तो हिंदू मानती नहीं है, मुझे आपको मानती होगी, पुंडिर साहब को मुझे नहीं मानती है वो, जबकि ब्राह्मण आदमी, क्या ये उम्मीद देश की जनता ने करी होगी कि जो प्रधानमंत्री के कातिल हैं उसको राज्यसभा का सदस्य बना? इतनी बड़ी सोच, बताइए ये सही बात है? पंकज भाई इतना तो आप बताइए, मैं तब आगे और देखिए राजीव, मैंने पहले ही बताया कि कांग्रेस में भी बहुत सारे देशभक्त लोग हैं। कांग्रेस में मैं बार बार बोलता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन भी हैं और वो कपिल सिब्बल भी है, जो इस देश के हर बुरे इंसान का केस लड़ रहा है। अब तो वो खैर कांग्रेस में रहे नहीं, शायद समाजवादी पार्टी से वो राज्यसभा सदस्य हो गए, वो ठीक है, पुराने कांग्रेस नेता थे। कांग्रेस में आज अगर देश के गद्दारों के साथ खड़े होने वाले लोग हैं तो राज शर्मा जैसे लोग भी है जो सीना ठोक के देशभक्त हैं, वो जिन्होंने पूरी जिंदगी फौज की नौकरी की। तो कांग्रेस के अंदर ही द्वंद्व है। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमने कुछ गलत किया होगा, इस वजह से सरकार में हम नहीं आए, हम हारे। आपने गलत किया, उसकी वजह से आप 2014 में हारे। विपक्ष के रूप में आपने गलत किया, इस वजह से शायद 2019 में हारे। अब फिर से मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, चुनाव परिणाम में बहुत ज्यादा दिन नहीं है, 3 से 4 महीने, 5 महीने ज्यादा से ज्यादा। 2023 में आप गलत कुछ कर रहे हैं, इस वजह से इस बात की आशंका है कि 2024 में ना हार जाएं। इसलिए हमारे जैसे लोगों का यह कर्तव्य है कि समय रहते आपको बता दे कि कृपया इस तरह के लोग, जो कौन सुधाकर बडगुजर जैसे लोग हैं, या फिर जो कपिल सिब्बल जैसे लोग हैं, या फिर जो आतंकियों के जनाजे में शामिल होने वाले लोग हैं, ये खालिस्तानी, ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले, ये इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं ना, उससे कांग्रेस को दूर रहना चाहिए। कांग्रेस, देखिए मैं एक बात जानता हूं, इंदिरा गांधी रहती, मैं जानता हूं इंदिरा गांधी मर्दों के भीड़ में अकेली मर्द थी, वो रहती तो जेएनयू में देश के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ कभी नहीं खड़ा होती। लेकिन आपके राहुल गांधी जाए खड़ा हो गए। दोनों का कैरेक्टर में फर्क है सर।
वो इंदिरा गांधी थी। ये राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी इंदिरा गांधी हो ही नहीं सकते। इस बात को देश की जनता समझती है, कांग्रेसी भी समझते हैं, लेकिन कैसे मान लिया भाई, उस पार्टी में रहना है, टिकट चाहिए, तो इतनी सच्चाई कैसे स्वीकार करेंगे? नहीं, कांग्रेस ने, मैं बताता हूं, कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी थी। कांग्रेस ने अपना राष्ट्रवादी कैरेक्टर कब छोड़ना शुरू किया पता है? शाहबानो केस के बाद। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे लोग राजीव गांधी को समझाते रहे कि इन कठमुल्लों के चक्कर में मत फंसिए, पूरी पार्टी को बर्बाद कर देंगे। तो शाहबानो केस में पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए संविधान संशोधन लेके आए। उसके बाद क्या किया कि जाके बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया, और उसके बाद से जो डाउनफॉल जो शुरू हुआ, और अब तो खैर ऐसा लगता ही नहीं कि वो भारत की कांग्रेस है, लगता है सोनिया अम्मा, राहुल बाबा, प्रियंका बहना, बस इतनी कांग्रेस हो गई। ये इंदिरा गांधी कांग्रेस थोड़ी ना है। अच्छा, मैं एक बात अब कह दूं जी, अब मैं भी कहना चाहता हूं, एक बात कहता हूं। आपने इतने बीच में, मैंने तो आपको अपना भी टाइम दे दिया था, आपने एक बार क्यों नहीं बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, राम जेठमलानी जी को राज्यसभा सदस्य बनाया? एक प्रधानमंत्री के कातिल का केस लड़ने का अधिकार, उग्रवादी और कातिल वो भी उग्रवादी थे। आप बताइए ये सही किया था? आप मुझे इस पे कहिए, फिर मैं बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता तो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाले केस भी लड़ते हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 2-3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं। एक और बात, 2-3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं, फिर मैं मानता हूं। और एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। अगर कपिल सिब्बल जी ने लगा, वो बीइंग एडवोकेट लड़ा, हर आदमी अपना वकील है, हर कोई लड़ रहा है। मैं अपने जिले में भी देखता हूं, और मैं भी बेसिकली अब वकील हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं वैसा वकील नहीं हूं जो केस लड़ रहा हूं, मतलब जो कि जा रहा हूं, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि आजकल एजेंडा चल रहा है, और पंकज भाई आप बहुत अच्छे हो एक्चुअली, लेकिन आप लोग एक एजेंडा चला रहे। चलिए छोड़ दें बात को, अगले सवाल पे राज शर्मा जी, आप जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस जो है, उसके सबसे बड़े दल हैं, उसके बावजूद अब ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, इनके जब इस तरीके के संबंध, इस तरीके के आरोप लगते हैं, मैं आरोप ही कहूंगा अभी तक, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ है। इससे पहले जब याकूब मेमन की जो कब्र है उस पर टाइलें लगाई गई, फूल माला चढ़ाई गई, खूब लाइटिंग लगाई गई, सजाई गई, वहां भी उस वक्त भी उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उस टाइम तो महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, तब भी उस सरकार पर आरोप लगे, और आज भी सरकार पर आरोप लग रहे हैं। उसके बावजूद आप इन दलों के साथ हैं। ये केंद्र की सरकार क्या कर रही है, देख रही है क्या? जो गलत करे उसे पकड़े। और एक अभिषेक, इसका जवाब मैं देना चाहता हूं। मैं थोड़ा बोलूं, आप ये बता दीजिए कि जैसे संजय निषाद है, इन्हीं के पार्टनर हैं भारतीय जनता पार्टी के, है ना? उन्होंने कहा था सीता माता के दशरथ पिताजी थे ही। आप बताइए, इन्हीं के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो संत है, उन्होंने हनुमान जी की जात बता दी थी। तो क्या ये सही था? आप लोग जो कांग्रेस के पीछे एजेंडा चला रहे हैं, थोड़ा तो एक आपको भी देना पड़ेगा समाज में जब, ऐसा नहीं है, आपको भी देना पड़ेगा। और आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल में, ये बीजेपी अमर बेल नहीं, ये जब टूटेगी तो घुंघरू की तरह बिखर जाएगी, बता रहा हूं मैं आपको। ये क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए, आप इनके 5 काम बता दीजिए। ये अच्छा काम है क्या कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो मैं सनातन नहीं हूं, अगर मैं टीका नहीं लगाता तो मैं पंडित नहीं हूं? मुझे जो चाहिए कह दो आप। ये कौन सा एजेंडा चला रहे हो भाई? इस एजेंडे को मत चलाइए। और मैं पंकज भाई से भी एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपको मन खाली और दिमाग खाली करके आना पड़ेगा, जिससे आप बायस ना हो। जो गलत है। अरे भाई, गुंडे के संग क्यों रहते हो? मैं कुछ जवाब दूंगा। नहीं रहना चाहिए गुंडों के लिए। जी पंकज जी, फिर आप बताइए। देखिए, मगर आप कहेंगे कांग्रेस नहीं है, सोनिया जी की नहीं है। एक मिनट भाई, नीरज भाई प्लीज। आपने कहा कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है, ये सोनिया जी, राहुल बाबा। एक और मेरी बात सुनिए, यही तो है जो शब्दों का उच्चारण होने लगा है सन 2014 से, यही देश की संस्कृति का नाश कर रहा है। मैंने सन 2000, मेरी उम्र मेरी एज है, मैं नहीं सुनता था, मुझे अच्छा नहीं लगता लोग कि कोई प्रधानमंत्री को गाली दे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई गृह मंत्री को गाली दे, मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता कि पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को कोई जर्सी गाय कह दे, उसके बेटे को कोई हाइब्रिड बछड़ा कह दे। अरे मूर्खों के सरदार, मैं कह रहा हूं, किसी को नहीं कहना, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं कह रहा हूं, मैं निंदा करता हूं इस चीज की।
आप बताइए, क्या आप निंदा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी को, पूर्व प्रधानमंत्री की बीवी को, उसके बेटे को ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए? कहिए आप। अगर आप कहोगे, देखिए पंकज भाई, कहोगे आप पे भी मुकदमा लग जाएगा, बता रहा हूं मैं। राज शर्मा जी, इसलिए सवाल सच था बोले कि आप। अभिषेक खैर, जो ये प्रवक्ता इन्होंने अपने मुंह से जिन शब्दों को बोला है, शायद अपनी पार्टी के लिए तो नहीं बोलना चाहिए था। मैं जो मूल विषय पे आता हूं, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, ये लीड कर सकती है, ये छोटे छोटे जो दल है ना, वो कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ समस्या क्या है पता है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि नया जोल्हा ज्यादा प्याज खाता है। वो अभी तक हिंदुत्व ब्रिगेड में थे, उनके पिताजी जिस तरह की राजनीति करते हैं, वो नया नया सेकुलर हुए हैं, इसलिए उन्हें याकूब मेनन के जनाजे में भी जाना पड़ता है, वहां टाइल्स भी लगाना पड़ता है, और जो दाऊद इब्राहिम के गैंग का जो वो सलीम कुत्ता है, उसके साथ भी उसके नेताओं को खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उनको ज्यादा दिखाने की जरूरत है कि वो सेकुलर हैं। अब बताइए कि कांग्रेस का सत्यानाश नहीं कर रहे हैं इनके सहयोगी दल क्या? एक दक्षिण से सहयोगी दल है, वो कह देता है कि हम सनातन को मिटाने आए हैं। क्या ये उत्तर भारत या कांग्रेस का कोई भी नेता इस चीज को स्वीकार करेगा? नहीं करेगा, लेकिन मजबूरी है खामोश रहना। भाई, गठबंधन बनाना तो है ना, भले उसमें बीच में बहुत सारे डॉट हों। इंडिया के बीच में इतने डॉट डाले हैं कि पता ही नहीं चल रहा है कौन सा मिटाऊं, कौन सा पोछूं, कौन सा रखूं। क्योंकि देखिए, डीएमके कह देगा कि हम सनातन मिटा रहे हैं, उद्धव ठाकरे कह देंगे कि हम याकूब मेनन के जनाजे पे टाइल्स बिछा रहे हैं। एक और इनका जो नेता है, अब तो वो तो कांग्रेस के ही है, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उन्होंने सनातन के बारे में क्या क्या कहा। एक इनका वकील है, आजकल भले समाजवादी पार्टी में, वो कह रहा है कि भाई असम जो है वो म्यांमार का हिस्सा है। एक वो जो जम्मू कश्मीर में आ जाएगा, वो फारूक अब्दुल्ला, वो भाड़ में जाए जम्मू कश्मीर, जहन्नुम में जाए जम्मू कश्मीर बोल कर निकल जाएगा। इन सब बयानों को मैनेज करना पड़ता है बेचारे राज शर्मा जैसे लोगों को, कि वो तो बोल के निकल जाते हैं, अब डिफेंड कर रहे हैं। ये इनको ही पता है किसका नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता है कि उन सब बयानों का जो गलत बयानी हो रही है, गलत हरकतें हो रही है, लेकिन मजबूरी, कुछ पॉलिटिकल मजबूरियां ऐसी है ना कि इनको भी अब उनके बचाव में आना पड़ता है, क्योंकि बनाना है गठबंधन। कल को जाके अगर कांग्रेस का नेता ये खड़ा होकर कह देना कि जो स्टालिन ने कहा था कि तुम सनातनों कैसे मिटाने की बात कर दिया जी, तो पता चला कि हो गया गठबंधन, वहीं पे तमिलनाडु में कांग्रेस को अकेला लड़ना पड़ेगा। तो कई बार गलत बातें जो होती है उन्हें भी बर्दाश्त करना पड़ता है। राज शर्मा जी, देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, और मैं बहुत ब्लंटली कहना पसंद करता हूं कि मैं रात को सोऊं तो अपनी आत्मा को कसोटूं। कोई भी नेता हो, उसे सोचना चाहिए, फिर बोलना चाहिए। ये देश मेरा है। मेरे से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार कहा था वंदे मातरम बोलो, मुझे शर्म आ गई थी इसमें। मैं 1,00,000 बार दिन में वंदे मातरम बोल सकता हूं, सीताराम बोल सकता हूं, क्यों नहीं बोलूंगा, मगर मुझे शर्म आई कि वो सोचते क्या हैं। आपने तिलक लगा लिया और कमल का गमछा पहन लिया तो आप देश के तो हो गए वफादार। ये क्या कि किस किताब में लिखा है भाई? आप बात करिए मुद्दों पे। मेरी आस्था है, मैं हिंदू हूं, मेरी आस्था है, मैं कृष्ण को पूछता हूं, राम को पूछता हूं, हनुमान को पूछता हूं, डेली 1.5 घंटा 2 घंटा पूजा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता आके मुझे कह देता है अरे शर्म करो, शर्म करो। लाना कैसे? मुझे ऐसा देश नहीं चाहिए भाई। मुझे वो देश चाहिए जहां पंकज भाई मेरी सम्मान करें और मैं अभिषेक भाई का सम्मान करूं। एक मिनट, और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं। आप जानते हैं कि कौन पार्टी उसकी क्या वो है, लाइन एंड लेंथ। अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं, हाँ जो भी है, जो है सबके आइडियोलॉजी है। आपने कहा स्टालिन ने कहा उनकी आइडियोलॉजी, एआईएनडीके की क्या आइडियोलॉजी है, डीएमके की क्या आइडियोलॉजी है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, सब जानते हैं, सब जानते। मैं एक बात कह रहा, थाने का दरोगा मैं हूं। मैं ये ना बोलूं अभिषेक भाई से कि आपने नीरज भाई को, पंकज भाई को क्यों बुला लिया, मैं जाऊं पकड़ूं कि पंकज भाई यहां मिले, आप गलत कर रहे हो। सरकार है, आप सरकार करिए। मान लो वो लड़के घुसे, मैं एक बात कह रहा हूं, लड़के घुसे, जवाब किसको देना है? सरकार को देना। मैं फिर कह रहा ना, और फिर कह रहा कांग्रेस पार्टी की कभी भी कहीं नीति में कुछ हो गया होगा, मगर नीयत कभी गलत नहीं। ये कहना गलत है। अगर सोनिया जी या राहुल जी चाहते, देखिए इस बात को मानिए, मैं मानता हूं अगर राहुल जी चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, सोनिया जी चाहते तो बन जाते, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बात को भी बात मानना, अरे भाई नहीं सर, एक फिर सुपर पीएम अपना बनने के बाद क्या होता है? अपना बन जाते तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे बुरे सब कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। ऐसे किसी को बैठा के रखा है, पीछे से मजे मार रहे हैं।
लो मैं कहता हूं, इस चैनल पे कहता हूं, विनम्र तरीके से कहता हूं, सोनिया मैडम को राहुल जी को प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। बात ही कुछ और, बना देना चाहिए था या बना देना चाहिए। हाँ, आगे भी नहीं अब मैं बताऊं, मैं अभी पूरी वो जब मैं कह रहा जब हम बनने में थे, अभी इलेक्शन जीतेंगे तब भी देख लिया जाएगा। देखो वो व्यक्ति दिल से बात करता है, मैं जानता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं पंकज भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलना मेरे लिए गाय का मांस खाने बराबर। वो व्यक्ति दिल से बात करता है, इस बात को मानिए। अरे चोर मैं आपको बदनाम कर दूंगा झारखंड में, 5 करोड़ रुपए दे दो मुझे, आप मुझे कर दोगे, मगर आप मुझे अच्छे लग रहे हो, आप सारी बात बोल रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जहां पे बोलना है कैसे बोलना है आपका। हालांकि मैं कोई कंपिटेंट अथॉरिटी नहीं हूं, सर्टिफिकेट आपको दूं, लेकिन एक और बात भी तो बताइए, आप सारा दिमाग उन्हीं पे लगा रहे हैं, देश का काम करिए। मेरे यहां मैं जिस शहर पे हूं, या 4,500 वैकेंसियां खाली सरकारी। बता क्या है, जो लड़के को 70,000 75,000 तनख्वाह मिलनी थी, वो 16,000 में काम कर रहा, और वो ठेका पता किसको मिला हुआ है? गुजरात का व्यक्ति, अहमदाबाद का। मैं खुद गया था, मैंने वो ठेकेदार कौन है भाई, कहां का है? कहा बाबूजी उन्होंने यहां पेटी पे दे दिया। तो देश को देखिए, आप और मैं, आप पत्रकार बाद में, मैं प्रवक्ता बाद में हूं, अभिषेक भाई एंकर बाद में। पहले इस देश के प्रोडक्टिव इंसान तो बनो। हम क्या दे रहे हैं अपने देश को? सिर्फ आपने मुझे कह दिया, जैसे मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं प्रधानमंत्री जी को कभी ना गलत नहीं कहना चाहता, मैंने अभी लिखा था, मैं कहने को था कि आए, मुझे लगा नहीं प्रवक्ता जी जब उल्टे बोलते तब मैं बोल, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं दिल बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर अभिषेक बन जाए, ये मेरे मानने हो जाए। क्या चल रहा है? आप समझ ही नहीं रहे हो, आप क्या क्या कह देते हो। और मैं नेताओं को भी गलत कहता हूं, जाइए भाई, नेता भी गलत। देखिए सबसे बड़ी बात, 2-3 बातें इन्होंने कही है जिसका मैं जवाब दूंगा। एक तो इन्होंने कहा है कि कोई कांग्रेस का है तो ऐसा नहीं कि वो गद्दार है या फिर वो हिंदू नहीं है। ये बात बिल्कुल मैं भी मानता हूं, और प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार ये कहा है कि इस देश के 125 करोड़ लोग देशभक्त हैं। उन्होंने कई बार इस तरह के ये जो गौ रक्षा दल वगैरह इस तरह के जो हरकतें करते हैं, कई बार इशारों में भी या कई बार डायरेक्टली भी प्रधानमंत्री ने उनको भी निशाने पर लिया है, कहा है कि गलत है, आप गौ रक्षक मत बनो, गौपालक बन जाओ, बहुत ज्यादा है। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि लोगों को क्या बात करनी चाहिए, तरक्की की। इन्होंने बेरोजगारी की बात की, देश की तरक्की की बात की, बिल्कुल सही कहा। जब इस देश में बात होनी चाहिए इस बात पे कि भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे बन रहा है, स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे क्रिएट हो रहा है, वो जो जीडीपी ग्रोथ रेट का रफ्तार कैसा है। बात देखिए, अगर आप विदेश में जाके ये कह देंगे कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर संगठन है, अगर आप ये बोल देंगे दिन रात अडानी अडानी करते रहेंगे, अपने देश के उद्योगपतियों को गाली देंगे और विदेशी उद्योगपतियों की तारीफ करेंगे, चाहे आप आज के जमाने से नहीं है, बहुत पहले कभी किसी जमाने में टाटा बिरला को गाली दिया जाता था, आज वही जगह अडानी अंबानी ने ले लिया है। बिल्कुल। मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को सलाहकार बदल देना चाहिए। कई लोग कांग्रेस के अंदर ही आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छे हैं लेकिन उनका सलाहकार सीताराम येचुरी बना हुआ है। कांग्रेस का कोई नेता नहीं है आजकल। कभी दिग्विजय सिंह को बनाया, उसके बाद अब सीताराम येचुरी को लेकर घूम रहे हैं। देखिए उनका सारा लेफ्ट ओरिएंटेशन है कांग्रेस के अंदर भी। पंकज सर, हम मुद्दे से नहीं, मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं ये बोला कांग्रेस का जो है ना, मैं वो जो राष्ट्रवादी जो कैरेक्टर था कांग्रेस का, वो कहीं खो सा गया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वो इंदिरा गांधी के कांग्रेस का जो राष्ट्रवादी कैरेक्टर था ना, वो कभी ये सुधाकर बड़गुजर या जो कन्हैया कुमार या सीताराम येचुरी, अरे इंदिरा गांधी तो ऐसी थी कि जेएनयू में आंदोलन हुआ था, इन लेफ्टिस्टों ने वो वहां पे हंगामा किया था, मरम्मत करवा दी थी उस जमाने में। ये इंदिरा गांधी चीज थी। पंकज जी, ये सवाल जो है, और वही उनका जो ये जो पोता है, वो जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले के साथ जाके नारे लगा रहे हैं रात में। शोभा देता है क्या इतने बड़े नेता को वो जेएनयू वाले? नारे किसने लगाए? अरे नहीं, नारे लगाने वालों के साथ खड़ा था सर। ये क्यों जाना, क्यों जरूरी था राहुल गांधी के लिए? एक मिनट, कौन सा वो महान क्रांतिकारी लोग थे? आज की बात मैं कर रहा हूं। अच्छा राहुल गांधी बताइए, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, राहुल गांधी को कंडेम करना चाहिए था कि भाई तरीका तुम्हारा गलत था, भले ही देश में बेरोजगारी हो, जो भी तानाशाही हो, लेकिन तुम्हारा तरीका गलत था। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये सब मुद्दा है ही नहीं, मुद्दा तो बेरोजगारी है, वो जो अटैक किया वो तो हुआ। अरे ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है। आप देश के प्रधानमंत्री बनने का
नहीं, क्या कह दिया? नहीं, उन्होंने ये तो कहा कि नहीं ये कहा ना। मुद्दा है ही नहीं, उन्होंने कहा ये मुद्दा है Actually नहीं, उन्होंने कहा कि मुद्दा तो असली बेरोजगारी है। पार्लियामेंट अच्छा, में वैसे एक एक चीज मुद्दा बताऊं नहीं है, मैं आपको? बेरोजगारी मुद्दा है। नहीं, अरे एक चीज सर, बताऊं, इस आदमी भारतीय को जनता बताइए कि सलाहकार बदले, आदमी गलत नहीं है। ये लोग जिन तरह के लोगों के साथ घिरा हुआ है वो गलत है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप ही की पार्टी के कई नेता पहले भी कह चुके हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णन आज भी बोल रहे हैं कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। उन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं। ये सब मैं थोड़ी ना कह रहा हूं एक पत्रकार के रूप में, ये तो कांग्रेस के ही लोग कह रहे हैं कि एंटी सोशल एलिमेंट्स कांग्रेस के लोग में ही शामिल हो गए हैं। जी नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अगर आप पत्रकार हैं, मैं भी जमाने में घूमता हूं, मुझसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये खोखला कर रही है, हिंदुओं को ही खोखला कर रही है, ये तो झूठ बोलते हैं। फिर बताइए, जैसे मुझे लगता है मेरे से ही मैं क्या सोचूंगा कि मीडिया उन्होंने में कह दिया। प्रमोद कृष्ण का जो बयान है उसी पे आधार पे मैं कह रहा हूं। आज जो राहुल गांधी ने देखिए, कहा उसके मैं आधार पे उनके कह रहा हूं। लिए- मैं आपके गुपचुप में मेरे कान में किसी ने कुछ कहा है वो मैं थोड़ी ना कर रहा हूं। आपके कान में मैं कौन कह रहा उनके है बारे में कोई कुछ मीडिया नहीं, में मैं बयान उनके आया तो बारे में बताइए। कुछ नहीं कह सकता। वो सीनियर नेता है मेरे, मैं उनके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन बस एक चीज आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रवाद नहीं दिखता। बस दिक्कत पता क्या है कि कहीं आप जिस खोसा आंखों गया से है, देख मैंने रहे कहा, कहीं खोसा गया है। कहीं है, खोसा गया है। अगर हकीकत कहूं पंकज भाई, दिल की आवाज कहीं अगर अकेले में देख लोगे ना, चुपचाप, जहां पे आपको थोड़ा सा इनके बीजेपी के बारे में नहीं सोचना, आपको कांग्रेस में राष्ट्रवादी दिखेगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी आप लोग लेफ्ट और राइट देख रहे हैं, बस कांग्रेस को नहीं देख रहे। एंड लेट द टाइम कम, आएगा, सबका समय आ रहा है। मैं आज भी कहता हूं, जब 2014 से वाले पहले दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। जी पंकज जी, ये तो मैं लिख के देता। सर मैं ये बोलता हूं सर कि कैसे राष्ट्रवादी कैरेक्टर देखेगा अगर नेता सोरोस के सपोर्ट में है। अगर ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का कोई नेता भारत जोड़ो यात्रा में चल रहा है, कोई पता चला कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स है इनके सपोर्ट में इनका नजदीकी वकील खड़ा हो रहा है, तो मैं देखूं तो कैसे देखूं सर? ये जो हरकतें हैं ना, ये अच्छी हरकतें नहीं सर। बताइए सोरोस से क्या मतलब कांग्रेस पार्टी को? आज बताइए कांग्रेस जैसे दल को ये जो असीम सरोदे आदमी है वो क्यों लड़ रहे हैं पार्लियामेंट में? कोई जाके स्मोक बम पटक दिया, लड़े अपना कोई वकील। ये राहुल गांधी के नजदीकी वकील क्यों लड़ेंगे? उनकी क्या जरूरत पड़ी है इन सब चीजों को करने की? बताइए कि अब बाहर जाकर विदेश में जाके ये कहने की क्या जरूरत है कि जो मुस्लिम लीग है वो सेकुलर संगठन है? जरूरत क्या है? इससे कितना वोट बढ़ गया आपका? बताइए। ये सब बेकार की बात है। कांग्रेस के मैं हितैषी हूं। ये गलत, देखिए राहुल गांधी से भी गलतियां हो रही हैं, और नहीं अगर कुछ करना है तो चुप रह जाए, कम से कम नुकसान तो नहीं करेंगे। आज की तारीख में कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्रचारक राहुल गांधी है। वो ऐसा पारस पत्थर है कि जहां सोना को भी छू दे तो वो लोहा हो जाए। नहीं, ये आपकी सोच होगी, लेकिन आपने ये नहीं कहा। मैं चाह रहा हूं, जब आप ओपन माइंड से कह रहे हैं, जब आपने इसे ओपन एंड शट केस कह दिया, तो ये भी तो बोल दीजिए ना, जैसे प्रधानमंत्री जी की फोटो आती है साथ, जितने पैसा लेके भागे उनके संग फोटो आती, तो क्या मैंने क्या शब्द लगा दिया? क्या प्रधानमंत्री जी को गलत कह दे? मैं नहीं कह रहा हूं सर, एक बिजनेसमैन और एक आतंकी, दोनों में फर्क है सर। बिजनेसमैन पैसे डिफॉल्ट करके अगर भाग गया। मेरा आखिरी सवाल शर्मा जी आपसे है। हाँ, शर्मा जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो कांग्रेस पार्टी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन बावजूद इसके वो स्टालिन की पार्टी जो बयान देती है उसके खिलाफ नहीं बोलती। अब जो जिस तरह से उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी पर ये आरोप ही लगे, आरोप ही मान लेते हैं, उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोल सकती या फिर उस पार्टी का साथ नहीं छोड़ सकती, तो क्या ये आपकी मजबूरी बन चुकी है कांग्रेस की कि अब कांग्रेस जो है अकेले, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं बचा और ये छोटे छोटे दल कांग्रेस को चाहिए ही होंगे? अच्छा, अब एक और बात है अभिषेक भाई, 3 तारीख से पहले जब चुनाव हो रहा था तो आप लोगों के सुर बदले हुए थे। कांग्रेस तो छोटे दलों को पहले मैंने बहुत सुर बदले हुए थे कांग्रेस। अरे सीट शेयरिंग के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती थी। नहीं, हम नहीं बात सीट शेयरिंग की लो, फिर पार्टी का मुद्दा था। मैं आपसे जो आपने सवाल पूछा मैं उसका दे दूंगा आपको फिर जवाब, कि आप कह रहे हमारे किस नेता ने यह कह दिया कि भाई सही कह दिया इसने, या ये जो डांस कर रहा सही है, आप इंक्वायरी करिए, जेल भेजिए। ये किसका काम है भाई? अरे जेल आपको भेजोगे? मैंने सिद्ध नहीं किया। अरे हाँ, मैंने भी कहा सिर्फ आरोप नहीं, अरे आरोप लगे, बदनाम कांग्रेस को कर रहे हो आप। अरे भाई ये तो सुधार लाना पड़ेगा ना आपको। आप अपने कैरेक्टर को तो सुधारोगे ना। आपका घटक, अरे घटक दल फिर वही बात है महाराष्ट्र में। अरे मैं कह रहा हूं, एक मेरी अब सरकार किसकी है वहां पे? बीजेपी सरकार किसकी है?
बताइए। अच्छा, आप कह रहे हैं एनसीपी, अभी पंकज भाई ने कहा था कि एनसीपी ने ही इन लोगों को वो करा था, पीछे से बैकअप दी थी। मोदी जी ने क्यों ले लिया एनसीपी के नेताओं को? क्यों ले लिया जी? क्या बात है ऐसी? क्या है अजीत पवार में खास लेते? बताइए आप। बात बोले तो बराबर बोले। अगर राज गलत है तो गलत है, अगर अभिषेक भाई आप गलत हैं तो गलत हैं। आप बताइए क्यों ले लिया, क्यों ले लिया मोदी जी पर? अब मुझे बता दीजिए। अभी आप ही ने कहा पंकज भाई कि एनसीपी ने उनका समर्थन करता 92, 93, 94 में, आप ही के शब्द। मुझे बता दीजिए उनको लेना चाहिए था। आरोप लगे थे। मैंने देखिए, मैंने ये कहा कि आरोप लगे थे। मैं डिफेंड करोगे इनको? आपने कहा डिफेंड करने की बात नहीं है, मैं तो चिंतित हूं। देखिए, मेरी चिंता तो कौन, मैं तो जो भी चिंता मैंने कही ना कि कांग्रेस ने राष्ट्रवादी कैरेक्टर कहीं खो सा दिया है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं कि दोबारा वो पुरानी वाली कांग्रेस, वो इंदिरा वाली कांग्रेस अरे सही से देखोगे मुझे कहीं दिख जाए। अरे बहुत है, हम जैसों पे निगाहें डालो तो। अरे पंकज भाई, कभी आपकी दृष्टि से देखो, मुझ जैसे बहुत लोग हैं। काश आप जैसों की पूछ होती, लेकिन वहां तो सुरजेवाला गुट का कब्जा है सर। ये तो आचार्य प्रमोद कृष्ण रोज रो रहे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि देखिए ना, अब बता रहे कि शायद जेएनयू के सलाहकार कुछ रख लिए हैं, वो सारा बैकअप टीम में राहुल गांधी ने उनको भर लिया है। अब जिन लेफ्ट को इस भारत ने रिजेक्ट कर दिया है, उसको राहुल गांधी क्यों अपना रहे हैं? वो देखिए, है जो सच्चाई है वो मानना चाहिए। अब छोड़िए, ठीक है ना कि अब वो, अरे नहीं, राहुल जी जैसा नेता नहीं मिलेगा। ये देश अभी समझ नहीं रहा आदमी। ये देश बहुत शरीफ है, आदमी बहुत शरीफ है, सीधा है, लेकिन राजनीति के लिए नहीं बना है। पंकज जी, आखिरी सवाल, क्या ये छोटे छोटे के साथ रखना कांग्रेस की मजबूरी है? देखिए, मैं आपको ईमानदारी से एनालाइज करता हूं। आगे अगर डिबेट में बैठूंगा तो इस सवाल का जवाब आज ना देके बाद के लिए छोड़ देता हूं। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए मेरा देश जरूरी है, मेरे लिए मेरे देश की तरक्की जरूरी है, मेरे लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो मेरा देश आगे बढ़े, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी पार्टी का मजबूरी है। ईमानदार एनालिसिस बता देता हूं अभिषेक, ईमानदार एनालिसिस। देखिए क्या हुआ ना कि विधानसभा जब चुनाव 5 राज्यों में हो रहे थे ना, तो कांग्रेस को लग रहा था कि इन 5 राज्यों में, मैं मिजोरम को छोड़ दें, कि उसकी ग्राउंड मजबूत है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस वक्त हम ये चुनाव खुद से लड़ते हैं। अगर हम जीत हमारी होती है, मान लिया कि इन 4 राज्यों में से 3 में भी जीत होती है, तो हम बार्गेनिंग पोजीशन में आ जाएंगे और उसके बाद हम लोकसभा में सीटों का जो बंटवारा होगा इंडिया गठबंधन के बीच करेंगे। ये सोच थी कि हम अपर हैंड रहेंगे उस समय अगर हम जीतेंगे तो। इसलिए इन लोगों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। एक फैसला भी हुआ था मुंबई में जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी ना, कि मध्य प्रदेश में एक संयुक्त रैली होगी और उसमें सारे इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद होंगे। कमलनाथ ने बाद में रिजेक्ट करवा दिया कि नहीं, उनको क्यों स्पेस देना, जब स्टेट हमारा है, लड़ना हमें बीजेपी से है, तो उनको क्यों इतना वैल्यू देना। तो इनकी रणनीति ये थी कि अगर हम विधानसभा चुनाव जीत गए, जो कि आंकड़े में लग रहा था कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जीत जाएगा, छत्तीसगढ़ में तो कहा जा रहा था क्लीन स्वीप है, भूपेश बघेल का टक्कर में नहीं है, तेलंगाना में भी उनको अच्छा दिख रहा था, राजस्थान में भी कांटे की टक्कर। तो इनको लगा कि अगर हम 4 में से 3 भी जीत जाते हैं ना, तो हम मजबूत रहेंगे, फिर हम सीट को लेकर बार्गेन करेंगे। पर हुआ नहीं। अब हुआ नहीं तो ये क्या करें कि सहयोगी दलों को वैल्यू दिया नहीं। तो अब इन लोगों का क्या है कि 19 दिसंबर को फिर से बैठक होने वाली है दिल्ली में। अब राहुल गांधी से तो सारे जो सहयोगी दल हैं वो मानेंगे नहीं, न उनमें ये कैलिबर है कि सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सके। तो फिर से वही पुराना नीतीश कुमार को निकाला गया कि आप फिर से बात कीजिए भाई। उन लोग, देखिए हम लोग तो बहुत ऐंठ गए विधानसभा चुनाव के टाइम में, तो फिर से उन लोग थोड़ा सा नाराज। अखिलेश रोजगार दे रहा है उधर, और केजरीवाल 2 हफ्ते से आ नहीं रहे हैं। अब पिछली बार बैठक बुलाया तो हेमंत सोरेन भी नहीं आए और नीतीश भी नहीं आए, तो कोई आया नहीं। तो फिर से एक काम करिए, तो फिर से नीतीश कुमार को एक्टिवेट किया गया है। 19 दिसंबर को बैठक होगी। अब जो अपर हैंड में जो बार्गेन करने वाली स्थिति थी, अब कांग्रेस एडजस्टिंग मूड में है कि समझ गई कि अब हमारी तो हो गई हार, हमारी जमीन हो गई कमजोर, और जो हमने सोचा था वो तो हुआ नहीं। अब देखिए टीएमसी भी आएगी, अखिलेश भी आएंगे और नीतीश भी आएंगे। और मुझे जहां तक जानकारी है कि नीतीश को शायद संयोजक बनाया जा सकता है इस बार। संयोजक जी, इंडिया गठबंधन का इस तरह की चर्चा चल रही है। वो नीतीश को इसलिए संयोजक बनाया जाएगा कि बाकी कौन, जैसे कांग्रेस में राहुल गांधी तो संयोजक बन नहीं सकते, कि जैसे ही राहुल गांधी आएंगे सामने 4 आदमी तलवार लेके खड़ा कि आ जाओ, बहुत हमको बेइज्जत किया था,
विधानसभा चुनाव के टाइम में, तो अब बेचारे नीतीश को किया गया है। देखिए, मजबूरी राजनीति में हमें समझना है और एडजस्टिंग समझना है। आज की तारीख में अब मुख्य लड़ाई इनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को हराना है, ये बड़ा गोल है। अब बड़ा गोल अचीव करने के चक्कर में कोई सनातन को मिटाने की बात करे, कोई डी गैंग के साथ खड़ा हो, उधर ममता बनर्जी पता चल रहा कि सीपीएम को गाली दे दे, या केजरीवाल खालिस्तानियों का साथ दे दे, लेकिन रहना तो साथ में है, क्योंकि हराने के लिए रहना जरूरी है। वस्तु स्थिति यही है। देखिए, गठबंधन भी होगा, सीट शेयरिंग भी कुछ हद तक हो जाएगी, थोड़ा बहुत विवाद चलते रहे, पहुंच जाएंगे इन लोग लड़खड़ाते हुए किसी तरह लोकसभा चुनाव तक। हाँ, मुझे शक इस बात पे है कि भगवान न करे कि इन लोगों की अगर जीत हो गई, जिसकी उम्मीद कम है, लेकिन अगर जीत हो गई तो चुनाव के बाद क्या होगा इस इंडिया गठबंधन का। जी राज शर्मा जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा। पंकज भाई, जैसे 2018 में पहले आप लोग कहते थे विधानसभा नहीं, अभी जब चुनाव नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, तो सब लोगों की प्रतिक्रिया आप जैसे वरिष्ठ लोगों की होती थी, अरे अगर जीत भी जाएंगे तो क्या हुआ, लोकसभा का अलग होता है। तो क्या हुआ, ये भी तो हो सकता है लोकसभा में ये क्लीन स्वीप हो जाए। और ये हमारे जीत हार कहीं नहीं रहा, आप लोगों ने वैल्यू नहीं दिया अपने पार्टी सहयोगियों को। दूसरी नहीं, ये हमारा इधर सुन लीजिए आप। अब वैल्यू ये देते हैं, मोदी जी देते हैं, किसको देते हैं वैल्यू बताइए आप? बात तक नहीं करते, राजनाथ सिंह से नहीं बोलते, तो मोदी जी की गडकरी साहब से नहीं बोलते। मजबूरी ने अखिलेश यादव मोदी जी को नहीं ना गरिया रहे हैं सर, वो तो कांग्रेस को गाली दे रहे हैं अखिलेश यादव। नहीं, अब मोदी जी को थोड़ी ना गरिया रहे हैं। मैं तो बार बार कहता हूं, ये तो पंकज भाई आप जैसे लोग एजेंडा चला रहे हैं, मोदी जी थोड़ी ना बोल रहे हैं। नहीं, एक और अखिलेश मोदी जी ने थोड़ी ना कहा, वो तो कमलनाथ जी ने कहा। खाली अरे तो लो, राजभर साहब ने क्या कहा था, मेरे से कहा था राजभर सिंह के प्रवक्ता ने कि मेरी पार्टी नहीं चाहती कि मोदी जैसा इंसान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, और 4 दिन बाद राजभर को ले लिया। राजभर कोसते थे उन्हें, क्यों ले लिया जी बताइए आप? गाली देते थे, मैं कहना नहीं चाहता क्यों ले लिया साहब, उनकी क्या मजबूरी है बताइए मुझे, बता दो पंकज भाई। क्या प्रधानमंत्री जी ने कौन सा कोरा हार गया, राजभर साहब से कौन सा कोरा हार गए? फिर एक और बताइए, क्या बता रहे हैं जब सारे आप बताइए आप ही बोलो। नहीं, मैं ये बता रहा हूं, या एक और बात मैं कह देता हूं कि मोदी को गाली देने वाला भी अंत में मजबूर होकर उनके गठबंधन में चला जाता है, और आप लोग सारे मोदी हराने वाले भी एक साथ रहते भी हैं और लड़ते भी हैं, मतलब फिर भी एकता नहीं हो पा रही है। वो इतना ताकतवर है कि लाख उनका विरोध कर दो, अंत में उसके साथ चले जाते हैं। और आपकी हालत इस वक्त इतनी कमजोर है कि आपके कहे अनुसार ही आप सच होते हुए भी एक साथ नहीं आ पा रहे हो। अब मैं बताऊं आपको, इसकी इस देश में एक विडंबना चलने लगी कि आपने पहले लोग कहते थे पार्टी की सरकार है, अब आप जैसे लोग, फिर मैं बता रहा हूं, आप चौथा स्तंभ है। आप अपना स्तंभ अच्छे अंबुजा सीमेंट से बने खड़े रहिए। आप लोग देश को गलत दिशा में मत ले जाइए। आप बताइए किसकी चलती है पार्टी में? सबकी चलनी चाहिए। अभी पता नहीं, शायद कल या परसों या आप ही कह रहे थे, किसी को ये नहीं पता होता कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। एक और मेरी बात, गांधी परिवार के राहुल मेरे नेता, आपके सामने कौन बैठा है? राज शर्मा। राहुल मेरे नेता हैं, राहुल जी। सोनिया गांधी मेरी नेता हैं, खड़गे साहब मेरे नेता हैं। बताइए, उनके एक इशारे में चल दूंगा। और अगर इधर सुनिए पंकज भाई, अगर हमारे, आप देख नहीं रहे हो दिक्कत क्या, बस, वरना देखना ये राष्ट्रवाद हमसे ज्यादा नहीं है, हमसे ज्यादा सनातनी नहीं है, ये सब बेकार। और एक और बात बोल रहा हूं कि राज शर्मा जैसा भारतीय जनता पार्टी नहीं सकता, आचार्य प्रमोद कृष्ण जैसा राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। हमें तो शिकायत है कपिल सिब्बल और 1 सेकंड कह दो मुझे, 4 सेकंड कह दो जी। ये वही सनातन धर्म की सरकार है। मैं ऋषिकेश हरिद्वार में, जो महादेव की नगरी है, वहां इन्होंने शराब की दुकानें खुला दी, पब खुला दिए। और गाय पता क्या कहती है यूपी में? मुझे मार दो, मुझे भूखे से अच्छा है मुझे इंजेक्शन देके मार दो। नहीं, गाय ऐसा नहीं कहती कि मुझे मार दो। ये अरे छोड़िए, अरे उन्हें भूखा मार रहे हैं भाई। मैं फोटो दिखा दूंगा, गाय कहेगी क्या क्या, आप समझ जाओगा गाय की लैंग्वेज। ये तो समझने वाली बात है। गाय बेचारी हड्डी हो गई है, मेरे यहाँ ही है, वहां गाय 400 गाय है भाई, पता क्या इतना सा चारा दे रही है। ठीक क्या कर रहे हो भाई, ये सनातन धर्म है। मुद्दे से भटक गए हम, लेकिन जो है आप लोगों ने जितना भी कुछ जो है बताया, ये पूरा देश मुद्दे से भटक रहा है, पूरा देश मुद्दे से भटक रहा है। और कौन भटका रहा है? पंकज भाई जैसे, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अरे सर 10 नहीं, कुल मिलाकर तक पहले तक कुल मिलाकर कहानी इतनी थी, देश को वो भी देश देख नहीं, रहा है। कुल मिलाकर कहानी यही थी, चाहे वो सुभाष बड़गुजर के बहाने या उद्धव ठाकरे, कहानी यही थी कि बार बार जो
देश के में जो गलत एलिमेंट्स है उनके साथ ये इंडिया गठबंधन वाले कैसे क्यों दिख जाते हैं, या फिर इस तरह का नैरेटिव क्यों चल जाता है कि भाई कपिल सिब्बल इस तरह के आदमी हैं, सुभाष बरगुजर इस तरह के आदमी है, उद्धव ठाकरे इस तरह का आदमी है, स्टालिन इस तरह का आदमी है, तो इस तरह लालू इस तरह के आदमी हैं। तो मतलब ये सारे तो कुल मिला के कंक्लूजन यही था मुद्दा में कि ये इंडिया मैं भी एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूं, देश के मैं भी पंकज भाई का जवाब दे दूं। बस मैं भी कहता हूं, ये सुधाकर ने जो ये कुत्ता के संग फोटो खिंचाई है, ये कुत्ता के संग फोटो खिंचाई है, गलत है। और प्रधानमंत्री जी देश का पैसा ले जाने वालों के संग फोटो खिंचाते हैं और आसाराम बापू के संग फोटो खिंचाते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों गलत हैं और इन दोनों को माफी मांगनी चाहिए। जाइए, आप कह सकते हैं ये बात, कहिए, आप कहिए उन्होंने फोटो खिंचाई। देश के बिजनेसमैन के साथ फोटो खिंचाना जब तक उस पर आरोप नहीं साबित था, बिजनेसमैन से मुझे भागने के पहले नीरव मोदी क्या थे, ललित मोदी क्या थे, बापू के साथ फोटो खिंचाना जब तक उन पे आरोप नहीं लगा था, जेल नहीं गए थे, तब तक कोई हर्ज नहीं है। आसाराम बापू के साथ मैं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं की तस्वीर दिखा दूंगा। मैंने नहीं गलत कहा प्रधानमंत्री जी को, जो आप मैंने गलत कहा बाबा, उसके साथ ही मैं रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर दिखा दूंगा। अडानी को गलत नहीं देते, अडानी को गाली नहीं देते, उनकी करतूतों को गाली देते। भाई अडानी है, वो काम करे ईमानदारी से, क्या दिक्कत है भाई? नहीं तो अडानी, आपने तस्वीर की बात की ना, अगर मोदी जी की तस्वीर है अडानी के साथ, तो रॉबर्ट वाड्रा की भी तस्वीर आपके घर छापा, अगर अडानी आपकी फैक्ट्री पे छापा और फिर अगले दिन अडानी ले ले, मेरी फैक्ट्री बंद, मेरे यहाँ ईडी पहुंची, 6 महीने बाद अडानी ले ले, क्या है ये? व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन? आप नहीं, अच्छे हो, मैं बताता हूं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। कल ही बिहार में नीतीश सरकार ने अडानी के साथ समझौता किया है कि 8,700 करोड़ इन्वेस्ट कर लो हमारे यहाँ। भाई सही काम करो। देखिए मैं कह रहा इसमें क्या आपत्ति? अरे तो राहुल जी भी कहते हैं मुझे उनके टेंडर देने से कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया गठबंधन के राज्यों में इन्वेस्ट करे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो अशोक गहलोत के साथ करे या नीतीश कुमार के साथ करे या ममता बनर्जी के साथ करे। पंकज भाई मुझे आपसे आपत्ति नहीं है, आप जो गलत शब्द कहोगे उससे आपत्ति हो सकती है। मैं अडानी के खिलाफ नहीं है हमारी पार्टी, लेकिन अगर जो वो गलत कर रहा है उसकी इंक्वायरी बैठाल देते। इसको आपने मुझे चोर कहा, बैठाल देते, रिकॉर्ड है तो। चलिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। आप जो है, आप दोनों ने मुद्दे पर हमारे साथ जो है जुड़े और जो है हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। लेकिन जो मामला है, अक्सर जो है आरोप लगते, जो इससे पहले भी एक बार उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी पर आरोप लगे थे याकूब मेमन की, जब कब्र को मजार बना दिया गया था, और एक बार आरोप वो भी जो है दाऊद गैंग का ही जो है सदस्य था, और एक बार अब आरोप लगे हैं कि दाऊद गैंग के शार्प शूटर के साथ जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी के एक नेता की तस्वीर वायरल हो रही है। एक वीडियो है जिसमें वो डांस करते हुए, जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि वो जो दाऊद गैंग का जो शार्प शूटर है वो जमानत पर बाहर था और उसकी जमानत का आखिरी दिन था पैरोल का, उसके अगले दिन उसे जेल जाना है। इस मामले को बीजेपी नेता नीतीश राणे ने सदन के सामने उठाया, देवेंद्र फडणवीस के सामने उठाया, और इस मामले में अब एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि एसआईटी जांच में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ये तस्वीरें सही हैं, ये वीडियो सही हैं, या फिर डीप फेक के जरिए इन तस्वीरों और वीडियो को तैयार किया गया है। जैसा कि सोशल मीडिया पर कई तरीके की बातें चल रही हैं, तो बस अब इंतजार करना होगा कि एसआईटी की जांच में क्या कुछ आता है। वैसे आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।